अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने स्टार्ट किया था जो टॉपिक हमारा, उसमें हमने जो हमारे डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी हमने डिप्लीशन देखी थी कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं या कौन कौन से ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से हमारे क्या है जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो इफेक्ट होते हैं, कि कौन सी इनकी मेन काजेज़ हैं जो इफेक्ट करती हैं, और हमने देखा था कि बेसिकली एक इन्वायरमेंटल इशू या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ऐसा ये एक प्रॉब्लम या इशू है जो क्या करता है ग्लोबली, रीजनली और लोकल लेवल पे इफेक्ट करता है। आज का जो नेक्स्ट हम इन्वायरमेंटल इशू डिस्कस करेंगे जो हम कहते हैं कि हमें ना सिर्फ लोकली लेवल पे ये बल्कि रीजनली लेवल पे बल्कि ग्लोबल लेवल पे इफेक्ट करता है, वो है ग्लोबल वार्मिंग का। तो आज हम जो है ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या चीज़, बेसिकली कौन कौन सी ऐसी रीजंस हैं, कॉजेज़ हैं जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं, किस तरह से इसके फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं और किस तरह से जो है हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो बेसिक लेक्चर है वो है ग्लोबल वार्मिंग पे। अच्छा, जैसा कि नाम ही आपको पता चल जाता है मेन उससे कि ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली है क्या, कि जो भी हमारा अर्थ है उसके टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना, जिसकी वजह से वो क्या हो रही है, वार्म होना स्टार्ट होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग मीन्स क्या कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है या एवरेज टेम्परेचर जो हमारी अर्थ का है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके जो हमारी अर्थ है उसके टेम्परेचर का इंक्रीज होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या है, क्या इज द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अगर मैं सिंपलेस्ट वे में बताऊं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्व टेम्परेचर इंक्रीजेज इज कॉज्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर क्यों इंक्रीज कर रहा है। तो इसकी मेन वजह जो है या मेन रीज़न जो है वो ये है कि हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउसेज गैसेज की जो है वो एमिशन बढ़ती जा रही है, और जब जैसे जैसे ग्रीन हाउसेज गैसेज की कॉन्सनट्रेशन एमिशन बढ़ती है तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज की कॉन्सनट्रेशन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ जाती है, जो क्या करती है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। डिफरेंट टाइप्स की ऐसी गैसेस हैं जो क्या करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं। बेसिकली हैं वो कौन कौन सी मेजर कॉजेज जो ग्लोबल वार्मिंग का बायस, ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती हैं, वो है वाटर वेपर जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ रहे हैं। सेकंड जो कॉज कर रहे हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो क्या है, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन की बढ़ने की वजह है से ही क्या है कि हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी अमाउंट बढ़ती है और जो क्या करती हैं ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज। कॉजेज के अंदर मेन आ जाता है कि इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एटसेट्रा इन दी एटमॉस्फेयर। मेजर सोर्स इज कार्बन डाइऑक्साइड 80%, 20% बाय मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। मेन कॉज जो है वो क्या है, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, जो डिफरेंट ग्रीन हाउसेज जो इमिट हो रही हैं, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, वो मेन वजह बनती है ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है, अब बेसिकली हमने ये देखना है कि जो ग्रीन हाउसेज गैस हैं, जिसमें हमने क्या कहा कि मेजर सोर्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 20%, और इसके अलावा जो 80% मेजर का जो सोर्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड 80% तक, मतलब क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिट होती है वो मेजर रीजन बनती है ग्लोबल वार्मिंग के। इसके अलावा 20% जो बाकी रोल प्ले करती है वो क्या है, मीथेन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से मेन सोर्सेज हैं जो यहाँ से जो है वो ग्रीन हाउसेज गैसेज जो है वो जनरेट होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है
कहाँ से जनरेट होती है, पावर प्लांट से। तो जो हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ पावर प्लांट्स काम कर रहे हैं, पावर जनरेशन का काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर अगर हम कहें कि फॉसिल फ्यूल्स यूटिलाइज हो रहे हैं, फ्यूल्स की बर्निंग हो रही है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जाके जो है वो एक एटमॉस्फेयर के अंदर जो है एक लेयर बना लेती है, और वो जो सोलर रेडिएशंस आ रही होती हैं, जो हम कहते हैं कि अर्थ से स्ट्राइक करने के बाद वापस जो है वो स्पेस के अंदर जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है, तो वो क्या होती है कि वो अर्थ से स्ट्राइक करने के बाद वो रेडिएशंस स्पेस से या अर्थ के एनवायरनमेंट से बाहर नहीं जा पाती, एटमॉस्फेयर से बाहर वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से वो वहीं पे ट्रैप हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर या शीट की वजह से। तो वो क्या कॉज करती है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। और जो क्योंकि हमने क्या कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मेन कॉज क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ पावर प्लांट। ठीक है, इसके अलावा जो अगर हम कहते हैं जंगलात में भी जो आग लग जाती है, जो हम वुड की बर्निंग करते हैं, उसकी वजह से भी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में इमेट होती है। इसी तरह बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के हम देख रहे हैं मिशन ऑफ के कार्बन डाइऑक्साइड का देख रहे हैं कि उसके कौन कौन से सोर्स हैं जो ग्लोबल नॉइज है, जिसमें मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पावर प्लांट है। सेकंड क्या है, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। पर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग भी जो है वो मेन वजह बनती है कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन की। अबाउट 20% ऑफ कार्बन और डाइऑक्साइड इमिटेड इन द एटमॉस्फेयर कमिंग फ्रॉम बर्निंग ऑफ गैसोलीन इन द इंजन ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, मुख्तलिफ जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर जो हम अपना फ्यूल्स यूज़ करते हैं, उसकी बर्निंग की वजह से क्या होती है, 20% कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है, जो क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बनती है। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट, क्या है, व्हीकल्स या फिर मैं बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास जो सेकंड कॉज बन रहा है ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि हमने कहा कि मेन रीज़न है मीथेन गैस की एमिशन। जो सेकंड गैस होती है मीथेन गैस है। मीथेन गैस किस तरह से कहाँ कहाँ से जो है वो जनरेट होती है, मीथेन गैस के हम सोर्सेज देख लेते हैं। मीथेन में फर्स्ट आता है, मीथेन इज मोर देन 20 टाइम्स एज इफेक्चुअल एज कार्बन डाइऑक्साइड एट इन ट्रैपिंग हीट इन द एटमॉस्फेयर। मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में 20% ज़्यादा इफेक्चुअल है हीट को ट्रैप करने में इन्वायरमेंट के अंदर। तो जितनी ज़्यादा मीथेन की अमाउंट हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इंक्रीज होगी, उतना ही ज़्यादा हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। तो मीथेन कहाँ कहाँ से बेसिकली जनरेट होती है, मीथेन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रिसोर्सेज सच एज, या जनरेट कहाँ कहाँ से हो रही है, मीथेन राइस पैडीज, मीथेन के जो सोर्सेज हैं जहाँ से राइस पैडीज बेसिकली क्या है कि जो चावल की फसलें होती हैं, चावल की फसल होती है, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है मीथेन के जनरेशन का, कि जितनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर मीथेन जनरेट होगी उतना ही वो क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। इसके अलावा बोवाइन फ्लैटुलेंस, बोवाइन फ्लैटुलेंस बेसिकली ये लाइफ स्टॉक की फार्मिंग, जितने भी ये जो कैटल्स की फार्मिंग्स वगैरह होती है, उसको हम बोवाइन फ्लैटुलेंस कहते हैं, जो कि एक मेन वजह है या मेन रीज़न है या एक मेन सोर्स है मीथेन की जनरेशन का। क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं या ये कैटल्स होती है, मवेशी जितने भी होते हैं, ग्रास वगैरह जब करते हैं, ग्रेजिंग वगैरह करने के बाद क्या करते हैं कि जो उनकी डाइजेशन हो रही होती है, तो उसके दौरान ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर मीथेन इमिट करते हैं, जो क्या कॉज करती है, ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा बैक्टीरिया इन बोग्स, ठीक है,
बैक्टीरिया वो मतलब दलदल के अंदर, ये जो दलदल सॉफ्ट जो है वो पार्ट है, उसके अंदर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर होते हैं, जो क्या करते हैं कि मीथेन जनरेशन का बायस बनते हैं। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, लाइक आपने देखा होगा कि नेचुरल वे से भी वो प्रिपेयर करते हैं, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जहाँ पे वो कोल्स वगैरह को जो है प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या होती है, मीथेन गैस की इमिशन होती है, जो क्या बनती है, ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मीथेन के सोर्सेज हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड के हमने सोर्सेज देख लिए जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रहे हैं। मीथेन के सोर्सेज देख लिए कि राइस पैडीज है, बोवाइन फ्लैटुलेंस है, बैक्टीरियम बोग्स है और फॉसिल फ्यूल्स मैन्युफैक्चर है। नेक्स्ट जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि अनदर ग्रीन हाउस गैस है, और जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज होंगी उतना ही ज़्यादा इफेक्ट हमारे अर्थ के टेम्परेचर पे होता है। तो नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड के सोर्सेज कौन कौन से हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का जो मेन सोर्स है वो है नाइलॉन एंड नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन। नाइलॉन जो बेसिकली एक पॉलीमर है, प्लास्टिक पॉलीमर है, जो प्लास्टिक की मुख्तलिफ मटीरियल्स को, प्लास्टिक या रबड़ की चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होता है। तो जहाँ पे नाइलॉन की प्रोडक्शन होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड जनरेट होता है। ठीक है, तो मेन सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इंक्लूड नाइलॉन एंड नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन। नाइलॉन एंड नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन cars with the catalytic converter, बहुत सारी गाड़ियों के अंदर जो है वो क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज़ होते हैं, ताकि जो भी स्मोक या जो भी फ्यूल्स के बर्निंग की वजह से मटेरियल जनरेट होता है उसको किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सके कि जो क्या हो, लेस इफेक्टिव हो। ठीक है, तो वो भी मेन एक सोर्स बन रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड की जनरेशन का, जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। इसके अलावा यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर एंड बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। फर्टिलाइजर्स का यूज़, नाइट्रोजन का कंटेंट या नाइट्रोजन मिनरल की कमी को पूरा करने के लिए जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स यूज़ की जाती हैं, जो कि मेन रीज़न बनती है नाइट्रस ऑक्साइड के इमिशन का। ठीक है, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। और लास्ट वन क्या है इसका सोर्स या रीज़न ग्लोबल वार्मिंग की, वो है बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बर्निंग की वजह से, और जो भी हमारे जैसे जितनी भी ऑर्गेनिक फूड के कंपोनेंट्स हैं, या जो जितने भी दूसरे मटीरियल जिनके अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, उनकी बर्निंग की वजह से भी जो है नाइट्रस ऑक्साइड जनरेट होता है, जो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ये बेसिकली कॉजेज हैं जो क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। इसके अलावा जो एक मेनली या लास्टली हम कहें कि डिफॉरेस्टेशन भी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में अहम रोल प्ले कर रही है। डिफॉरेस्टेशन आपको पता है कि जितने ज़्यादा प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगी उतना ज़्यादा हमारा अर्थ का टेम्परेचर को मेंटेन रखने में डिफ़िकल्टी होती है। तो डिफॉरेस्टेशन बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि मेन रीज़न है या मेन मकसद है या मेन कॉज है या मेन सोर्स है ग्लोबल वार्मिंग का। कटिंग डाउन एंड बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रेसिडेंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज आल्सो कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं हमारी अर्थ को, अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो कंट्रोल ना किया। ठीक है, सबसे पहला जो इसका अगर इफेक्ट अगर हम देखें तो मेन इफेक्टों में यही समझ आ जाता है कि अगर हमारी ये जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी अर्थ का जो है वो टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है,
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, या हम इन अदर वर्ड्स इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में फर्स्ट आ जाता है इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही, मतलब अगर हम कहें कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन बढ़ती रही, तो हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो हीट ट्रैपिंग बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। आपने देखा होगा कि बहुत हम हर साल जो है वो बात करते हैं कि इस साल जो है वो गर्मी पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा, इट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, जो क्या करता है कि बहुत सारे दूसरे इफेक्ट्स कॉज करता है। तो फर्स्ट वन जो हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है कि टेम्परेचर जो है वो अर्थ का इंक्रीज होता है। इंक्रीज्ड। सेकेंड क्या रीज़न हो सकती है, अगर हम कहते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी वजह से बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, लाइक अल्ट्रेशन इन दी इकोलॉजी इंक्लूडिंग एंड इंक्रीजिंग सी लेवल एंड मॉडिफाइंग द क्वांटिटी एंड पैटर्न ऑफ रेनफॉल। अगर एवरेज टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी वजह से हमारी इकोलॉजी चेंज होगी। इकोलॉजी के अंदर क्या हो सकता है, सी लेवल, क्योंकि हम कहते हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमारे वाटर लेवल्स, जो वाटर्स होते हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि सी लेवल जो है हमारा बढ़ सकता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि सी लेवल बढ़ने की एक और वजह, बड़ी वजह क्या है, क्योंकि हम कहते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जितने भी आइस है या आइस ग्लेशियर्स हैं, आइस जो है वो पोलर्स हैं, वो क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। जब वो मेल्ट होंगे तो वो क्या करेंगे कि जहाँ पे भी जिस सी के अंदर भी जाते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर कंटेंट जो है वो बढ़ता है वो सी के अंदर, और उससे क्या हो सकता है कि सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो, और सी लेवल इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से और दूसरे प्रॉब्लम्स लाइक फ्लडिंग वगैरह जो है वो हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल्ट्रेशन इन इकोलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी के अंदर किस लिहाज से चेंज, कि हमारा जो है वो रेनफॉल का पैटर्न भी चेंज हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि हमारा सी लेवल भी जो है वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है बूस्ट द ऑकरेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्फीयर क्लाइमेट इवेंट्स। मुख्तलिफ जो के क्लाइमेट इवेंट्स होते हैं उनको बूस्ट कर देता है। बूस्ट स्फीयर क्लाइमेट इवेंट्स, स्फीयर क्लाइमेट इवेंट्स, कौन कौन से क्लाइमेट्स इवेंट्स हैं जिनको बूस्ट करती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है, यानी कि फ्लड्स, क्योंकि हमने क्या कहा कि सी लेवल अगर इंक्रीज होगा तो उससे क्या हो सकते हैं, फ्लड्स के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। फेमाइंस इसके अलावा हो सकता है। फेमाइन का क्या है कि क्या है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा वाटर कंटेंट जो है, क्योंकि हम कहते हैं जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है वाटर जो है वो उतनी ज़्यादा ग्रेड के अंदर अमाउंट के अंदर जो है वो इवेपोरेट होगा, तो उससे क्या हो सकता है कि फेमाइंस आ सकता है, कहत जिसको हम कहते हैं कि, या हम ये कह सकते हैं कि बारिशों बहुत कम हो, या जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं टेम्परेचर इंक्रीज की वजह होने की वजह से वो क्या हो सकती हैं, ड्राई हो सकती हैं, जो क्या काज कर सकती है, फेमाइंस। फेमाइन की, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि वाटर कंटेंट कम हो गया, वाटर बॉडीज़ की अगर ड्राई हो जाती हैं तो हमारी, या फिर जो भी हमारी फर्टाइल अर्थ है, ज़मीन का फर्टाइल लैंड, अगर वहाँ पे जो है वो उस फर्टाइल लैंड के अंदर से अगर वाटर कंटेंट ख़त्म होता है या कम होता है तो हमारी जितनी भी क्रॉप्स हैं उनकी यील्ड इफेक्ट होती है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इफेक्ट होता है, तो वो फेमाइन के चांसेस बढ़ा सकता है, ठीक है। हीट वेव्स बढ़ती हैं, टॉर्नेडोज आते हैं और ट्विस्टर्स आते हैं, जो क्या करते हैं, इफेक्ट कॉज करते हैं, या जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग जिनकी रीज़न बनती है। इसके अलावा क्या आता है, ग्लेशियर मेल्टिंग होती है, लेसर समर स्ट्रीम फ्लो, राइज इन द रेंज ऑफ डिजीज वेक्टर्स, ठीक है। ग्लेशियर मेल्टिंग, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि सी लेवल बढ़ने की एक वजह क्या है, ग्लेशियर मेल्टिंग होती है। मुख्तलिफ जीन्स की जो है वो एक्सटेंशन हो सकती है, जीनस एक्सटेंशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने कहा कि हाई टेम्परेचर के अंदर, या क्योंकि हमने कहा कि जब इकोलॉजी पैटर्न चेंज होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, इन्वायरमेंटल, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा राइज इन द रेंज ऑफ डिजीज़ वेक्टर, मुख्तलिफ वेक्टर डिजीज़ वेक्टर्स को राइज इन डिजीज़ वेक्टर्स, ठीक है। बेसिकली वेक्टर्स क्या से होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस या ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स तो क्या करते हैं, डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक मेन रीज़न बन सकती है कि ऐसे वेक्टर्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनकी अमाउंट के अंदर या उनकी जो रेंजेस है वो बढ़ाती है। लाइक आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेज है जो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, लाइक अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूँ, मलेरिया वगैरह जो होता है, तो वो क्या हो सकता है कि वेक्टर्स जो हम कहते हैं कि डिजीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं,
उनका जो है वो राइज इन डिजीज वेक्टर, मतलब उन वेक्टर्स के अंदर जो है वो इंक्रीज आता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सटेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉस्किटोज ड्यू टू द इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी लेवल एंड देयर फ्रिक्वेंट ग्रोथ इन दी वार्म एटमॉस्फेयर। अब जहाँ पे एग्जांपल जैसे हम वेक्टर की बात कर रहे थे, तो हम जो मॉस्किटोज होते हैं वो बेसिकली वेक्टर्स हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, मलेरिया फैलाते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमने कहा कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो जो टेम्परेचर का इंक्रीज होना है वो बहुत सारे वेक्टर्स की ग्रोथ के लिए सूटेबल होते हैं, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे अगर मलेरिया की एग्जांपल दी जा रही है, तो जितना ज़्यादा अगर टेम्परेचर हमारा एटमॉस्फेयर वार्म होगा तो मलेरिया के फैलाने वाले जो भी मॉस्किटोज हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। जितनी उनकी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतना ही वो क्या कर सकते हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, ठीक है। वेरियस न्यू डिजीजेज हैव इमर्ज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी न्यू डिजीजेज जो है वो कॉज होती हैं। Another reason of global warming, इफेक्ट द मेरीन लाइफ, मेरीन लाइफ को इफेक्ट करती है। ये टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो हम कहते हैं कि सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, अगर हमें मेरीन लाइफ को जो है वो एक्वाटिक एनिमल्स को वो कंडीशंस नहीं मिलेंगी तो इफेक्ट होगी उनकी लाइफ्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो हम किस तरह से कम कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के डिफरेंट वेज हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आता है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल का एक कॉन्सेप्ट जो बहुत क्लियर होता है, ठीक है, कि कम इस्तेमाल करें, दोबारा से इस्तेमाल करें, जितना पॉसिबल हो सकता है चीज़ों को रीयूज़ करें, ताकि हम बहुत सारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉजिंग फैक्टर्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें, और उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी है ग्लोबल वार्मिंग है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यूज़ लेस हीट एंड एयर कंडीशनिंग, चेंज आ लाइट बल्ब, drive less and drive smart, buy energy efficient products, यूज़ लेस हॉट वाटर, कम गर्म पानी इस्तेमाल करें, यूज़ द ऑफ स्विच, मतलब कि जब आप लाइट या एनर्जी को यूज़ नहीं करें तो उसको जो है वो ऑफ करें। प्लांट अ ट्री, ग्रोथ के जिसे हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन, जितना ज़्यादा प्लांट और ट्री, मतलब रिफॉरेस्टेशन का जितना प्रोसेस हो सकता है मैक्सिमम वो करें। गेट अ रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम यूटिलिटी कंपनी, अच्छा इनकरेज अदर्स टू कंजर्व, दूसरे लोगों को आप जितना ज़्यादा इनकरेज कर सकते हैं कि पोल्यूशन कम से कम कॉज करें। अगर जिस तरह के अगर हम कहते हैं कि कोई भी रीज़न बन रहे हैं किसी भी किस्म की, तो उन लोगों को जो है वो इनकरेज करें कि किस तरह से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से जो है हम प्लांट्स की ग्रोथ करके या अपने ट्रीज़ को ग्रो करके हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ, जो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग पे था, कि हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या, कौन कौन से ऐसे मेन रीजंस फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं, किस तरह से जो है वो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने डिस्कस किए कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एंड एट द एंड कि हम ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपना क्लाइमेट चेंजेस या क्लाइमेट के अंदर चेंजेस की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स कॉजेज़ हैं या उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।